दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों जो पिछले वाले मॉडल पेपर है उसको बहुत सारे स्टूडेंट ने देखे हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 50 में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। दोस्तों इससे ये होगा कि आपका सभी विषय का एक साथ रिवीजन होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी कि जो प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है, ध्वनि तरंग का है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का या फिर परावैंगनी तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रकाश तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। दोस्तों एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, और पूछा गया कि इसका क्षमता क्या होगा। तो हम लोग क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम लोग 20 को 100 से भाग दे देंगे, 20 25 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो देखिए किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों धारा मापने में, यानी कि विद्युत धारा को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने में हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आ चुका है और बहुत आसान है। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो दोस्तों इसमें हम लोग मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि 1 HP, दोस्तों 1 HP कहने का मतलब हुआ एक अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर भी इसको कहा जाता है। तो यहीं पर पूछा गया कि 1 HP बराबर होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। और इसको कुछ इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होता है। कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है C6H6, और दोस्तों C6H6 है वो बेंजीन का सूत्र दिया हुआ है। तो कहता है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो देखिए 9 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो देखिए कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का 12 होता है। तो इसको कर देंगे 12 गुने 6। तो 12 गुने 6 कितना हुआ? 12 छक 72 हो गया। और प्लस का हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1, तो 1 में 6 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 72 और 6 कितना हो गया? 78 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 78, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसका आंसर रट लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ग्रेफाइट होता है। दोस्तों ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है?
तो वह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है दोस्तों, क्लोरोमीथेन। और देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको रटना नहीं है। देखिए क्लोरो मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरो लग गया उसमें क्लोरीन होगा, और मीथेन, तो मीथेन में क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। देखिए CH4 होता है, तो यहाँ पर कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन है तो हाइड्रोजन इसमें एक कम जाएगा और इसके जगह पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। देखिए इसका संरचना सूत्र खींचेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन होगा और यहाँ पर बाकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोमीथेन। यानी कि कितना हो जाएगा? CH3Cl। क्या हो जाएगा? CH3Cl। अब देखिए CH3Cl किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? दोस्तों कहता है कि कौन विजातीय है, यानी कि कौन अलग है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में चूना पत्थर, बी दिया हुआ है खड़िया, सी दिया हुआ है संगमरमर और डी दिया हुआ है नमक। तो इसमें विजातीय पदार्थ कौन है? तो इसमें विजातीय पदार्थ हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? विजातीय पदार्थ हो जाएगा नमक, क्योंकि तीनों का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, नमक का अलग होता है और ये अलग है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया। दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण में जो अष्टक सिद्धांत है वो किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, और ये कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। तो इसको आप आसानी से पता लगा लेंगे कि पेड़ पौधे का पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का भी रंग कैसा होगा? हरा होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो समजात अंग का उदाहरण कौन होगा? तो हमारा हाथ होगा और कुत्ते का अग्रपाद होगा। इसको आप लोग याद रखिए, हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सॉरी इसमें थोड़ा सा और ये कन्फ्यूजन है। उसके देखिए हमारे दांत और हाथी का दांत, ये नहीं होगा। आलू और घास के ऊपरी मूर्ति, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन ये सब समजात अंक का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या आंसर में समजात अंक का और भी उदाहरण दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखिए 18वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है पपीता, सरसों, उड़हुल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरसों और उड़हुल है वो द्विलिंगी है, लेकिन पपीता है वो एक लिंगी पुष्प है। क्या होता है? एक लिंगी पुष्प है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अघटक का उदाहरण। दोस्तों अघटक का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कवक, बी है बाघ, सी है बकरी और डी है हरे पौधे। तो दोस्तों इसमें जो अघटक है ये कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अपघटक कौन है? ये है, यानी कि ये सड़े गले पौधे को सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसको अपघट करके उसको मिट्टी में या फिर वायुमंडल में मिला देता है। तो यह अपघटक का उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? यानी कि मानव का जननांग है वो कितने वर्ष की आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 12 वर्ष। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी कि 20 का सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जनित्र, यानी कि इसी को इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। यानी अगर ऑप्शन में डायनेमो रहेगा तो डायनेमो भी हमारा आंसर हो सकता है। जनरेटर, जनित्र, ये सब एक ही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? दोस्तों निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो देखिए ए में दिया हुआ है पेट्रो, बी दिया हुआ है टर्बो, सी में दिया हुआ है नाइट्रो और डी में दिया हुआ है हाइड्रो। तो दोस्तों हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक दिया, यानी कि उसमें जल की मात्रा होगा, यानी कि जिसमें हाइड्रो लगा हुआ रहेगा वो उसमें क्या होगा? जल होगा। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए कैसे ऊष्माक्षेपी है। तो आप लोग साग सब्जी में, कि जो सब्जी का टुकड़ा होता है उसको मान लीजिए जो हम लोग फेंक देते हैं, तो क्या होगा कि आप लोग फेंक दीजिएगा तो एक जगह अगर जमा कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद देखिएगा ना तो वो गर्म हो जाता है, अपने आप उसमें से ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाता है और वह विघटित होता है, यानी कि सड़ता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो आप लोग ये किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है वह है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी कि यह तीनों है जो क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में होता है। तो इसको आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ पे होता है? एनोड पर मुक्त होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सक्रियता श्रेणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम है। कौन सा है? सोडियम है और पोटेशियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एल्किन सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्किन, यहाँ पर देखिए एल्किन कहेगा तो जैसे हम लोग कहेंगे C2H2N, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगर एल्काइन कह देगा तो एल्काइन में -2 और एल्केन में +2, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। दोस्तों पिको मतलब होता है -12, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। एक पिको में -12, नैनो में -9, माइक्रो में -100, इस तरह से आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? दोस्तों नर युग्मक कौन सा है? तो नर युग्मक है शुक्राणु। कौन है? शुक्राणु है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 33वां सवाल। देखिए कहता है जिबरेलिन है। दोस्तों जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जो फ्लोएम होता है वो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है और जाइलम होता है वो जल संवहन के लिए होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर पादप पूछेगा तो फ्लोएम पूछेगा तो हो जाएगा क्या चीज़? भोजन संवहन, और अगर जाइलम कहेगा तो जल संवहन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण होता है? यानी कि पत्तियों का मुरझाना, यानी कि पेड़ पौधे का जो पत्ती है वो मुरझाने लगता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ होता है एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए 36वां सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो जो 37 का सही आंसर है वो है ईस्ट। किस में होता है? ईस्ट होता है। और अमीबा में क्या होता है? विखंडन और द्विखंडन के द्वारा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों हजामत कहने का मतलब हुआ दाढ़ी बनाना, यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण जो होता है वो किस तरह का होता है? तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। अब देखिए सर्च लाइट एक तरह का क्या होता है? टॉर्च लाइट की तरह होता है, यानी कि इसका उपयोग सर्च लाइट की तरह किया जाता है। तो क्या होता है? यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से प्रकाश है वो बाहर आ रहा है। तो कह रहा है इसका जो प्रवर्तक सतह होता है, यानी कि ये जो सतह होता है इसको प्रवर्तक सतह कहा जाता है। तो ये जो सतह है वो प्रवर्तक सतह है। तो ये सतह को हम लोग क्या करेंगे? तो ये सतह कैसा होता है? अवतल होता है, यानी कि इसका जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? दोस्तों किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है? तो देखिए आपको दिया हुआ है CNG, बी है LPG, सी है बायोगैस और डी है कोयला। तो दोस्तों जो CNG है, अभी तक CNG का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया गया। अभी तक CNG पर सिर्फ गाड़ी मोटर चलाया गया है। और LPG तो आप लोग जानते होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में खाना बनाने के जो गैस होता है, उस सिलेंडर होता है उसमें भरा रहता है। उसके बाद बायोगैस का भी प्रयोग किया गया है और कोयला का भी प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, लेकिन CNG का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो दोस्तों जो डायनेमो यंत्र होता है वो क्या होता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? दोस्तों घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आँख व्यवहार होता है। दोस्तों आँख है जो मानव का नेत्र है वो किस तरह के लेंस की तरह व्यवहार होता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया एक प्रकार का क्या है? चूना है। और चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि इसका सूत्र होता है CaCO3। तो खड़िया का भी सूत्र क्या होगा? तो CaCO3 होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों COOH रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। दोस्तों किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग pH स्केल को समझिए। तो देखिए pH स्केल इस तरह से होता है, देखिए बीच में 7 होता है और ये उदासीन विलयन का मान होता है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन का pH मान होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन का pH मान होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन होगा वो क्या होगा? तो लेस देन 7 होगा, यानी कि 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा था कि पारे का अयस्क है। दोस्तों पारे का अयस्क कौन सा है? तो जो सीने बार होता है वो पारे का अयस्क है। इसको आप लोग रट लीजिए या किसी तरह से इसको याद कर लीजिए। पारा है वो किसका, सॉरी सीने बार है वो किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। चलिए उसके बाद देखिए 49वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए 2 यौगिक का उदाहरण लीजिए, उसका जो संरचना सूत्र है वो क्या है? सेम है,
संरचना सूत्र क्या है, अलग है, सॉरी संरचना सूत्र क्या है, अलग है, और अनुसूत्र है वो क्या है, एक है। यानी कि एक अनुसूत्र और संरचना सूत्र भिन्न रहेगा तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे समावयवी। क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों प्रबल कहने का मतलब हुआ कि मजबूत अम्ल या फिर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील अम्ल कौन है। तो देखिए आपको दिया हुआ H2SO4, उसके बाद HCl, उसके बाद HNO3 और D है, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों अम्ल हैं वो तीनों अम्ल क्या है, तो प्रबल है। यानी कि तीनों प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपको कह दिया कि प्रबल अम्ल कम है और इसमें से सिर्फ एक अम्ल दिया और यहाँ पर बहुत सारा अम्ल, देखिए अब कमजोर अम्ल कैसे पहचाना है, अब कह देगा कि दुर्बल अम्ल कौन है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगा। यानी कि कार्बन एक तरह से मान लीजिए जैसे C6 दे दिया और COOH इस तरह से लगा दिया, तो यह दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ज़्यादा दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल पूछा गया तो तीनों प्रबल अम्ल है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।